हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स में, ठीक है ना, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट कर रहे हैं। उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रही है कहाँ पर, तो उस पॉइंट पर जो पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। कहाँ से? पॉइंट चार्ज से। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो हो जाता है KQ/R। वो हो जाता है KQ/R, यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वो पोटेंशियल होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि ऑप्शन बी अपना सही है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोपोर्शनल टू R गलत। R² तो होगा ही नहीं, है ना, वो डाइपोल के लिए चला जाता है। तो ये दोनों खत्म हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाबू, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और चार्जेस कैसे? पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अगर उनके बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें, उनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज Q1 और यहाँ पर चार्ज Q2 और दोनों के बीच का गैप अगर R है, तो जो फोर्स लगता है वो हो जाता है KQ1Q2/R²। KQ1Q2/R², यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यानी कि अगर हम R को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो फोर्स डिक्रीज करेगा। तो फोर्स डिक्रीज करेगा। आप R को बढ़ाओगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, आप R को बढ़ाओगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। तो माय डियर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड होगा नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है मे डिक्रीज और इंक्रीज, ऐसे एरो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज, और ये रिमेन सेम या कांस्टेंट भी लिख करके दे देता है। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला होगा। नेक्स्ट बोल रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। एक चार्ज को जो है वो दो चार्ज है स्मॉल q, तो दो चार्ज हम ले लेते हैं अपने हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया गया स्मॉल q। इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन है, इसके सेंटर पर एक दूसरा चार्ज रखा गया है। ये स्मॉल q नहीं, यहाँ पर कैपिटल Q कर लीजिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। ये कैपिटल Q। तो बोल रहा है कि एंड द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, इस कैपिटल Q को इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर रखा गया है, ठीक है। बोल रहा है कि इन तीनों चार्ज का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस कैपिटल Q की क्या वैल्यू होगी? तो एक काम करते हैं, अपन इन दोनों के बीच का, दोनों स्मॉल q के बीच का गैप मान लेते हैं r। ये कैपिटल Q मिड पॉइंट पर है बाबू, तो ये हो जाएगा r/2 और ये भी हो जाएगा r/2। अब बोला जा रहा है कि तीनों चार्ज, ये पूरा चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इस पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। और उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो चार्ज पेयर्स है, तीन चार्ज है तो तीन पेयर्स बनेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स निकालना सीख लेते हैं थोड़ा, कि नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1/2। तीन चार्जेज हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, यानी कि तीन पेयर बनेंगे। अब बोला जा रहा है कि तीन पेयर बनेगा, तो ये तीनों पेयर के हिसाब से, तीनों पेयर का यानी कि पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा माय डियर वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा, एक पेयर के लिए आते हैं, एक पेयर के लिए लिखेंगे KQQ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है बाबू KQ1Q2/R, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R। तो इन दोनों चार्ज के लिए, इस एक पेयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी KQQ/R/2 प्लस दूसरे पेयर के लिए भी KQQ/R/2 प्लस, और
और यहाँ से स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू का एक पेयर डायरेक्ट, तो के क्यू स्क्वायर बट्टा आर इक्वल टू 0। यहाँ से आप के क्यू बाई आर को कॉमन ले सकते हैं और के क्यू बाई आर को कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब के क्यू बाई आर को कॉमन लेकर के उधर भेजिएगा तो खत्म हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू कैपिटल क्यू और ये भी बन जाएगा 2 इंटू कैपिटल क्यू यानी कि 4 क्यू और इधर बचेगा सिर्फ क्यू। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। आपसे कैपिटल क्यू की वैल्यू पूछी गई तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, कितनी बोलेंगे तो -q/4। बाकी आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूब ऑफ मेटल। एक क्यूब है जो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, इज गिवन चार्ज प्लस क्यू। उस क्यूब पर जो है वो प्लस क्यू चार्ज दिया गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो क्लू है वो है मेटल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर बॉडी पर परपेंडिकुलर होता है। कंडक्टर बॉडी मतलब उसको हम लोग मेटल बॉडी भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर बॉडी पर यानी कि मेटल बॉडी पर परपेंडिकुलर होगा, मेटल बॉडी के बीच में से पास नहीं करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होता है, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है, कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और जिस पॉइंट चार्ज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होते हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन से हमने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को आपको रिवाइज कराया। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि जो मेटल है यानी कि कंडक्टर बॉडी है तो इस पर निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि बीच में से तो पास करेगा नहीं, क्यूब के बीच में से जा नहीं सकता, मेटल का है इसीलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्यूब। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब इज 0। बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो कंडक्टिंग स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट होता है। और कितना होता है तो KQ/R, और ये जो R होता है वो रेडियस हुआ करता था, है ना। इस तरीके से लिखते थे पोटेंशियल हम लोग, कितना लिखते थे KQ/R। ये Q कैपिटल Q उस स्फीयर का चार्ज हुआ करता था, कैपिटल R रेडियस हुआ करता था। ठीक है, तो वो तो सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट हुआ करता है, वो तो 0 नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि 4 चार्जेज, 4 चार्ज ऐसे लिए गए +Q -Q +Q -Q, और इनको सिचुएट कर दिया गया यानी कि एस्टैब्लिश किया गया, रख दिया गया एक सीक्वेंस में हमने रखा है। कहाँ पर, तो एट द सेंटर इन अ सीक्वेंस, देन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और रखे कहाँ पर हम लोग, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ कम है तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बाबू, और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। ये रहा आपको क्यूब। ठीक है, हमने एक क्यूब बनाया, इस पर एक सीक्वेंस में आप चार्ज को रखो, +Q -Q +Q -Q। बोल रहा है कि सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बताइए। तो ध्यान से सुनना कि अगर इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों को जरा मिलाइए आप। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल्सन देगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल्सन देगा, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और इस पॉइंट का दोनों चार्ज से डिस्टेंस भी सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम और डिस्टेंस सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता ही क्या है भाई, KQ/R²। Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, K तो कांस्टेंट। तो इसका मतलब साफ है कि ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये खत्म, कैंसिल हो गया। ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये भी अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होगी। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों चार्ज सेम और जो डिस्टेंस है वो इस P पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से किसी भी कॉर्नर का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस फर्क प्लस और माइनस का है। तो जितना ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ये भी करेगा, और ये दोनों मिलकर के जितना
प्लस में क्रिएट करेंगे उतना ये दोनों मिल करके माइनस में कर देगा, तो खेल खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल भी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है बाबू कि ए चार्ज पार्टिकल विल फ्री टू मूव, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मुक्त रूप से फ्रीली स्टेट में जो है सो मूव कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन इट विल ट्रैवल। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ दे तो वो किधर मूव करेगा, देन इट विल ट्रैवल, वो किधर ट्रैवल करेगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स। देखो ये काफी हद तक ठीक है, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स सही बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या फिर चार्ज पार्टिकल निगेटिव, पहली बात। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि क्या उस चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा गया तो उस वक्त उसको क्या वेलोसिटी दे करके छोड़े हैं या रेस्ट में छोड़े। ठीक है, तो ये उतना अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी अलोंग लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ये ठीक है। अगर हमने उसको वो चार्ज पार्टिकल अलोंग लाइन ऑफ फोर्स मूव करेगा अगर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दें, जीरो दे दें। यहाँ समझना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, तो चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगता है क्यू ई, एफ इक्वल टू फोर्स लगता है क्यू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कंडक्टर विद अ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी कंडक्टर के साथ, कंडक्टर पर या कोई कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज के साथ आपके सामने आता है तो आप क्या पाएंगे। ऑप्शन ए इज ऑलवेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल, इज ऑलवेज एट नेगेटिव पोटेंशियल, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ऑप्शन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, क्योंकि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज को दे देते हैं तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। डिपेंड करता है कंडक्टर पे पोटेंशियल चार्ज दिया गया, अब उसके आसपास कैसे कंडक्टर्स को डाला गया है ना, तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। फिर बोलता है कि ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है, तो जो परमिटिविटी कांस्टेंट है उसकी यूनिट होती है के, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के का जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और के बराबर होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को मान लेते हैं, या के जगह पे आप सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिखते हैं। ठीक है, और उस एप्सिलॉन के बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये यूनिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो इसको पलटना होगा, तो ये भी पलट जाएगा। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी will be the right choice. Next, which is not the property of equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से क्लियर, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल तो पोटेंशियल हो रहा है, और सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए। पहला बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग उसको बोलेंगे जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप देखना है, स्ट्रक्चर, तो पॉइंट चार्ज के लिए उसका शेप होता है स्फेरिकल, लीनियर चार्ज के लिए उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, है ना, और चार्ज शीट के लिए उसका शेप होता है प्लेनर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस डायपोल के लिए, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, दो निगेटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज के लिए, ये आप जो उसका स्ट्रक्चर होता है ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ बोलता है क्या
अगर पोटेंशियल सेम होगा तो हम जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मान के चलिए, किसी चार्ज पार्टिकल को आप ए से बी तक मूव करा के ले जाते हैं, है ना, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा, ये वी ए और ये वी बी। अगर ये चार्ज पार्टिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर मूव किया है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा, और अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बाबू। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो डायपोल की है। इस डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो मान लेते हैं कि ये एक डायपोल है -q और ये रहा +q, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है ये है 2d। हम जानते हैं कि जब किसी डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखिएगा, कुछ एक्यूट एंगल्स वगैरह पर जब रखा जाता है या कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स वगैरह पे, मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें सिर्फ समझने के लिए, अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी डायपोल को रखते हैं तो ये डायपोल रोटेट करने लगता है। तो रोटेट करेगा तो एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, इसलिए रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क बराबर टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। P होता है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या है भाई, तो डायपोल मोमेंट है Q × 2d। ये जो 2d है वो डायपोल का लेंथ है, और डायपोल का लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को। टॉर्क कितना दिया है, तो 4 न्यूटन मीटर, यहाँ पुट कर देंगे 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क का SI यूनिट है। टॉर्क जो होता है वो एक्चुअली में होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो ये काम करते हैं। तो ये SI यूनिट है, तो 4 ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ लिख देंगे Q × 2d, यानी कि डायपोल का लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 2 × 10⁵ इंटू sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने पर आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोलता है कि इन अ रीजन, एक गिवन रीजन है, आपको एक एरिया दे रखा होगा, किसी भी एरिया में, आर्बिट्री एरिया है कोई भी, v = 3 + 2x², यानी कि पोटेंशियल जो है वो x का फंक्शन है। आपको कमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव्स में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ऑप्शन है, फोर्स के हिसाब से ऑप्शन है। तो हमने पढ़ा कि जब आपका पोटेंशियल x का फंक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लोग पढ़ते हैं E = -dV/dx, यानी कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके माइनस लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 2x 4x, और माइनस पहले से मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया -4x, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी x का फंक्शन है, यानी कि x बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बदलेगी, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। तो बोल सकते हैं ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v। समझना बाबू, यहाँ से ये रहा आपको -q और +q, डायपोल के ही एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया गया P, इसका डिस्टेंस r है डायपोल के मिड पॉइंट से। तो इस P पॉइंट पर डायपोल, एक्सियल पॉइंट पर डायपोल का जो पोटेंशियल होता है वो होता है आपको Kp/r², और यही पॉइंट अगर एक्सिस पर ना होकर के इक्वेटोरियल होता, परपेंडिकुलर होता डायपोल के, तो इक्वेटोरियल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है डायपोल का वो 0 होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑप्शन है असर्शन रीजन का प्रॉब्लम है। असर्शन रीजन में बोल रहा है कि ए नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था, और यहाँ भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को डाले तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों लीनियर फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई लीनियर मोशन नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों एज अ कपल बिहेव करेगा और यहाँ पर एक रोटेशन क्रिएट कर देगा, डायपोल को रोटेट करा देगा। ठीक है, तो सही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। वो क्यों करता है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ कोलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। फिर समझिएगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उधर उसको अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा तभी। तो ये असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं, ऑन नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो कोई पॉजिटिव चार्ज उधर उसको खींच रहा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोल सकते हैं कि हाँ, assertion is good, reason is also good, both are absolutely right, and reason is the correct explanation for our assertion. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहाँ पर? ए पॉइंट पर। ये जो ए पॉइंट है ये एक स्क्वायर दिया गया, इसके सभी कॉर्नर्स पर चार्ज आपको दिख रहा होगा, और एक स्क्वायर के साइड का जो लेंथ है वो 12 है। ये जो ए पॉइंट है वो प्लस क्यू और प्लस क्यू का मिड पॉइंट, यानी कि प्लस क्यू से यहाँ का डिस्टेंस एल, और यहाँ से प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस एल। तो चलिए पहले इसके कारण पोटेंशियल लिख लेते हैं इस पर। तो वो लिखेंगे हम लोग के प्लस क्यू बाई एल, प्लस इसके कारण भी लिख लेते हैं कि प्लस क्यू बाई एल प्लस, अब इसके कारण लिखते हैं कि माइनस क्यू बाई, और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला होगा। जैसे इस पॉइंट के लिए भी निकालना है तो यहां से डिस्टेंस ये वाला होगा। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस है 2l। ये कितना होगा भाई साहब? ये हो जाएगा 2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यानी कि 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि √5l स्क्वायर, यानी कि √5l। ठीक है, तो √5l प्लस के माइनस क्यू √5l। ठीक है, यहाँ से भी वही डिस्टेंस होगा, ये l है और ये कितना है 2l है, तो यही डिस्टेंस होगा। ये अपना निकल गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी। हमने इससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टी बताया। वहाँ पर हमने देखा कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो पोटेंशियल तो सेम होगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन कहाँ से आएगा? फिर बोल रहा है इक्विपोटेंशियल्स इज एट अ लार्ज डिस्टेंस। इक्विपोटेंशियल जो है वो कहाँ पर? एट अ लार्ज डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। कलेक्शन ऑफ चार्ज से, तो कलेक्शन ऑफ चार्ज का सीधा सा मतलब है कि आप सभी चार्ज को कलेक्ट करके, जिसका कि सम जीरो नहीं है, तो सबको कलेक्ट किया तो आप ऑब्वियस बात उसको एक पॉइंट चार्ज बना दिए। तो अगर पॉइंट चार्ज बना दिए तो जो इक्विपोटेंशियल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? स्फेरिकल शेप के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ दे रखा है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ जो है सो प्लॉट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन, एक्स की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, यानी कि 0 से 2 तक अगर आप देखें तो ये ग्राफ कैसा, ये वेरिएशन कैसा? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ का जो एंगल है ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री से कम है, तो निश्चित रूप से उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि dv/dx
अपने को क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, वो तो माइनस dV/dx होती है, यानी कि वो तो निगेटिव आएगी। दूसरी बात कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल भाई साहब स्लोप निकाल रहे, स्लोप तो कांस्टेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, देखते हैं निगेटिव कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है 0 से 2 में, ये तो पॉजिटिव वो भी इंक्रीजिंग, गलत। यहाँ 0 से लेके 4 तक कांस्टेंट, गलत। 0 से 2 तक पॉजिटिव कांस्टेंट, नो निगेटिव, ये भी गलत। बचा कौन, 0 से 2 देखो निगेटिव है, तो ऑप्शन ए यही सही है। दूसरा भी मेथड आप सोच सकते थे, 0 से 2 के लिए आप सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन का इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं y इक्वल टू mx, और y एक्सिस पर आपने किसको लिया, पोटेंशियल को, तो v बराबर mx। डिफरेंशिएट करिए भाई साहब, m कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के साथ, ये भी कितना हो गया 1 हो गया, तो dv/dx की वैल्यू कितनी आ गई, m आ गई, जो कि आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, और हमने स्लोप से भी निकाल के दिखाया, तो वहां से भी तो आपका क्या आ रहा था, dv/dx पॉजिटिव कांस्टेंट ही तो आ रहा था, तो वहां से आप ग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, असर्शन रीजन है एक, बोलता है असर्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। बात भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी कि असर्शन सही है। और अगर इस बात को हम समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या पढ़ा था अभी जस्ट हमने, कि माइनस dV/dr, इसी r की जगह पे आप x लिखो, आप y लिखो, क्या फर्क पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव ग्रेडियंट है, निगेटिव स्लोप है किसका, तो पोटेंशियल और r के फंक्शन का। तो रीजन भी अपना क्या है, बिल्कुल सही है, और ये साबित भी करता है कि निगेटिव मतलब क्या, उस डायरेक्शन पोटेंशियल घट रहा होगा, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसको देखते हैं, a point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis। इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से उसी के एक्सिस पर कोई पॉइंट P है x दूरी पर, अगर वहां पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है kp/r²। यहाँ पर r के जगह पे x दिया है, तो लिखेंगे kp/x², यानी कि जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है किसका, x² का। यहाँ बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल है 1/x² का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x²। फिर सुनना, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x² का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x² का। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन कूलम। यानी कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई 9। यानी कि हम बोल सकते हैं कि kq की वैल्यू कितनी है, k इंटू क्यू की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 16, इक्वेशन 1। बोल रहे हैं कि उसी चार्ज के लिए अगर 16 न्यूटन पर कूलम लाना हो, तो उसके लिए हमको कितने डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, देखिए kq का वैल्यू कितना 9 इंटू 16, बाई डिस्टेंस मान लेते हैं r², 16 से 16 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी 3 मीटर। ठीक है ना, और यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि 4 से 3 हो गया, डिस्टेंस घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ा भी, देखो 9 से 16 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा दे दिया बाबू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। अल्फा पार्टिकल दे रहा है, तो अल्फा के पास जो चार्ज होता है वो होता है 2 इंटू ई, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा का चार्ज हमको पता चल गया, यानी कि क्यू अल्फा हमको पता चल गया। हमको ये कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो कोई लाइन चार्ज होगा इस तरीके से, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर ये अल्फा पार्टिकल है। तो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर
है ना। क्या निकालने के लिए बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE, मतलब Q के जगह पे 2E, वो तो हम निकाल के बैठे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के अगर हम 2K लैम्डा बाई आर, तो 2K लैम्डा बाई आर, आर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। और लेमडा आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, सारा वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना, वैल्यू निकल के आंसर आ जाएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻15 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब चीज़ों का हमने ऑब्जेक्टिव देखा फॉर सीबीएसई बोर्ड। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, को दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। और इसको ढंग से बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव एक भी जाएगा, इसीलिए क्योंकि सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रीवियस ईयर सारा मतलब कवर कर रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।